हेलो स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है हमने अपना चैप्टर किया था, फर्स्ट चैप्टर किया था प्रपोजिशन का, और वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। आई होप कल मैंने थर्ड उसका पार्ट भी डाल दिया था। आई होप आप लोगों ने उसको देखा भी होगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। बेटे प्रपोजिशंस तो आप लोगों ने बच्चों हम लोगों ने 6 क्लास के बाद से या 8th क्लास के बाद से करनी शुरू कर दी थी। तो इसमें तो बेटा कॉमन सेंस का ही यूज़ किया जाता है कि किसके साथ कौन सा हम प्रपोजिशन ऐड करके सेंटेंस को जो है सही बना सकते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स हुआ क्या था कि इससे पहले तो हम लोग बच्चों जो हैं हमारी जो ये प्रपोजिशंस के जो सेंटेंस आते थे तो एक एक 1 मार्क्स के होते थे या 2 मार्क्स के होते थे, इस तरह से होते थे। तो हम लोग को ये रहता था कि चलो भाई सही चला जाएगा, थोड़ा सा तुक्का भी लगा देते, सही चला जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 1-2 नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम ये सोचते थे। लेकिन बच्चों अब देखिए कम्युनिकेशन स्किल 2nd 4th सेमेस्टर में आपका देखिए ज़्यादातर ये ग्रामेटिकल ही आप लोगों का जो है बुक है। इसमें ग्रामर ज़्यादा है स्टूडेंट्स, और मैंने भी सिलेबस भी आपको उसमें बता दिया था कि सबसे पहले वीडियो में आपको पूरा सिलेबस मैंने आपको स्टूडेंट्स बता दिया था कि हमारा ये जो है सिलेबस है। देखिए अब इसमें देखिए सारी ग्रामर है, प्रपोजिशन भी, फ्रेमिंग, क्वेश्चन, कंजंक्शन और टेंस। और ये देखिए लर्निंग वर्क है, सिनोनिम्स, वन वर्ड, प्रीफिक्सेस, ये नया टॉपिक है ये भी। और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, उसके बाद ये कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर, ये सब जितना भी है इसमें। तो हमारा जितना वर्क है बच्चों ये हमारे कॉमन सेंस पर, हमारी एबिलिटी पर बेस है कि हमें ग्रामेटिकली कितनी नॉलेज है और हम कितना समझते हैं। लेकिन हमारा इस पर ज़्यादा ध्यान देना इसलिए सही है क्योंकि ये इसमें जो है हमारा देखिए क्या कहते हैं 6 नंबर के सेंटेंस आएंगे, और 6 नंबर के ही यदि आपके प्रपोजिशन बिल्कुल सही फिल होंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो मेरा एम यही है आपको इतना डीपली समझाने का स्टूडेंट्स कि आप इसको अच्छी तरह से समझें और इसको करें। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज सॉल्व, अनसॉल्व, विद आंसर आप लोगों को इसमें बताई है काफ़ी एक्सरसाइज, और मैंने काफ़ी दूसरी अल्फ़ाबेटिकली वे में भी आपको प्रपोजिशन वर्ड्स बताए हैं। उससे क्या है कि एक बार आप 1 या बार 2 बार अगर 3 टाइम्स भी आपने उसको देख लिया तो आपको थोड़ा सा लर्न रहेगा कि कौन से वर्ड के साथ हमें जो है कौन सा प्रपोजिशन वर्ड यूज़ करना है। और जिन प्रपोजिशन वर्ड में आप कंफर्म रहेंगे, आपको श्योरिटी रहेगी कि बिल्कुल सही है, तो इसमें क्या होगा कि आपको टेंशन भी रहेगी और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अब 6 में से कम आई थिंक आप लोगों को कम से कम 1 या 2 सेंटेंस आपके गलत चल जाए, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 4 या 5 सेंटेंस तो आप लोगों को लेने चाहिए। तो यही सोचते हुए बच्चों मैं इतना प्रेशराइज़ कर रही हूँ आपको समझाने का, और इतना डीपली मैंने आपको ये सब चीज़ें समझाई हैं क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है। और 6 नंबर में से यदि 6 नंबर ही पूरे आ जाते हैं, क्योंकि जैसा आपने सिलेबस देखा हमारा ग्रामेटिकल बहुत सब्जेक्ट सिलेबस है। यदि हमारे ग्रामेटिकल सेंटेंस बिल्कुल राइट जाएंगे तो बच्चों इस बार उम्मीद है कि आप लोग 40 से अबव मार्क्स लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आज कॉम्पिटिटिव जो है एज चल रहा है, और इसमें जो है जितना भी है सारा परसेंटेज जो है हाई परसेंटेज भी मतलब बहुत मायने रखती है। तो आपका पासिंग मार्क्स नहीं होना चाहिए बल्कि परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए। इस चीज़ को सोचकर ही आप लोगों को हर चीज़ को सोच समझ कर करना पड़ेगा। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने उस पर ज़्यादा जोर दिया था और आपको एक एक चीज़ उसकी बताई है सो दैट आप कोई गलती ना करें। अब स्टूडेंट्स प्रपोजिशन का चैप्टर मैं फ़िनिश करती हूँ। मैंने इसमें एक्सरसाइज वगैरह आपको सभी कुछ अच्छी तरह से बता दिया है, तो इसमें कोई आपको टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी आपके पास मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स कि आप लोग हाई स्कूल मोस्टली हाई स्कूल पास हैं, तो आपके पास ग्रामर की कोई ना कोई बुक होती है। तो ग्रामर की बुक कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए बच्चों। ग्रामर की बुक ऐसी है, क्या टेंस कभी चेंज होंगे? नहीं। ग्रामर में जो चीज़ होती है वो कभी चेंज नहीं होती हैं। ये बात दूसरे की नई चीज़ें, नए टॉपिक, कुछ टॉपिक हट जाते हैं, कुछ नए टॉपिक ऐड हो जाते हैं, लेकिन ग्रामर कभी चेंज नहीं होती है। तो ग्रामर की बुक आप लोगों को कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। आप ग्रामर की बुक अपने पास रखिए। और मैंने आपको न्यू स्टाइल न्यू लाइट के बारे में बताया था कि जो हाई स्कूल और इंटर की जो जनरल इंग्लिश की बुक है उसमें भी प्रपोजिशन के, आर्टिकल्स के, यानी कि इन जो हिंदी मीडियम्स की जो बुक्स हैं बच्चों, इसमें जो है हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से लेंथी वे में और बहुत डीपली इसको डिटेल में समझाया गया है। तो उसमें भी आपके पास अगर ग्रामर की बुक होगी तो उसमें से भी प्रपोजिशन के जो भी चैप्टर्स हैं वो आप जो है एक बार देख लीजिएगा।
इससे क्या है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छी तरह से उस चीज़ को कर लेंगे। ठीक है, कोई क्वेरी हो, कोई कुछ हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर पर स्टूडेंट्स, अपने सेकंड चैप्टर पर फ्रेमिंग क्वेश्चन। ये बच्चों नया सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग भी है और बहुत आसान भी है, और ये आपके एग्ज़ाम में बच्चों 8 मार्क्स के आएंगे। फ्रेमिंग क्वेश्चन। अब ये स्टूडेंट्स फ्रेमिंग क्वेश्चन होता क्या है? जनरली फ्रेमिंग क्वेश्चन का यूज़ हम लोग जनरली जो हम कम्युनिकेशंस करते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा यूज़ करते हुए, किसी को बोलते हुए भी, लेकिन आपने कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि ये जो है, ये जो सेंटेंस ये इतना शॉर्ट में बोल रहे हैं, ये आगे चलकर हमारे ग्रामर में एक ऐसे पार्ट आएगा भी और इसका कितना मतलब होता है। उस समय तो आप लोग सुनते हैं और उसको जो है इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फ्रेमिंग क्वेश्चन होता क्या है स्टूडेंट्स? फ्रेमिंग क्वेश्चन जो होता है, आपने जनरली देखा हो कि जब दो व्यक्ति बातें कर रहे हो, मान लीजिए किसी एक पिक्चर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो दूसरा कि और फिर कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि हाँ इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल इज़न्ट इट, कि क्या नहीं है ये, तो ये जो वर्ड वो यूज़ करते हैं इज़न्ट इट, इट्स कॉल्ड फ्रेमिंग क्वेश्चन। इसी को बोला जाता है फ्रेमिंग क्वेश्चन, यानी कि किसी क्वेश्चन का आंसर हम बिना पूरा स्टेटमेंट लिखे हुए, यानी कि पूरा स्टेटमेंट ना लिखे बल्कि इन शॉर्ट हम उसका आंसर दे दें, और जो कि कंप्लीट होता है। कंप्लीट स्टेटमेंट ना होते हुए भी वो इन शॉर्ट वो कंप्लीट होता है, उसी को बोला जाता है फ्रेमिंग क्वेश्चन। अब आप देखिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और जैसे जैसे आप वीडियो देखते चले जाएं नोट्स बनाते चले जाएं। अब जैसे भाई आपका प्रीपोजिशन का तो कोई इतना माइंड उसकी बात नहीं है, इतना आपको सेंस है, लेकिन इसके फ्रेमिंग क्वेश्चन के बच्चों आप लोग जो है नोट्स बनाते चले जाएंगे। अब मैं आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ाना शुरू करती हूँ। फ्रेमिंग क्वेश्चन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज कंस्ट्रक्टिंग ऑफ सेंटेंस। फ्रेमिंग क्वेश्चन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि सेंटेंस का निर्माण, कंस्ट्रक्शन, किसी सेंटेंस का निर्माण करना। फॉर अ गुड लैंग्वेज लर्नर, फॉर अ गुड लैंग्वेज लर्नर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन। मेकिंग क्वेश्चन इज़ कंसिडर्ड एज फ्रेमिंग क्वेश्चन। यानी कि एक गुड लैंग्वेज लर्नर होने के नाते ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है कि एक क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया जाता है, यानी कि उसका निर्माण कैसे किया जाता है। मेकिंग ऑफ क्वेश्चन इज़ कंसिडर्ड इज़ फ्रेमिंग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का निर्माण करना ही उसको ही फ्रेमिंग क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि सेंटेंस का निर्माण करना तो होता ही है ग्रामर में, लेकिन क्वेश्चन का निर्माण करने को ही हम फ्रेमिंग क्वेश्चन कहते हैं। ऑल फॉर्मेट्स और टाइप्स ऑफ सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्वेश्चंस, यानी कि जो सेंटेंस की टाइप होती है उसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, कोई सा भी जो सेंटेंस होता है उसको हम बच्चों ईजिली क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन अराइज, अब ये क्वेश्चन उठता है हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को हम फ्रेम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो सेंटेंस हम बोल सकते हैं उसको हम इजीली बच्चों क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि क्वेश्चन का निर्माण कैसे किया जाता है। बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक वी मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस बेसिक रूल्स, लेकिन जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो हमें जो है इसके जो वेरियस विभिन्न प्रकार के जो बेसिक रूल्स हैं हमें सबसे पहले उनको समझना होगा, है ना। तो ग्रामर में इतना तो बच्चों आप आराम से आ जाएगा आपको। देखिए क्या है, व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब, व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट आर द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब इन ए सेंटेंस। बहुत अच्छी बात है कि व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं बच्चों? सहायक क्रियाएं, और मेन क्रिया जो होती है मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं जिनसे, है ना, जो मेन होती है। और हेल्पिंग वर्ब बच्चों आपको याद है कौन सी है? मैंने आपको बताई थी कि जो बी की फॉर्म्स होती हैं इज़, आर, एम, वॉज, वर, उन्हीं को जो है हम लोग
हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सारी इज़, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारी जो है हेल्पिंग वर्ब कही जाती है। सहायक क्रिया होती है मेन वर्ब के साथ में, जिनको हम अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करके सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लेते हैं ये सेंटेंस जो समझाया जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग क्वेश्चन। इसमें जो है ये फ्रेमिंग क्वेश्चन के निर्माण में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। इट जनरली कम्स आफ्टर सब्जेक्ट इन अफर्मेटिव। यह साधारण रूप से जो सब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव उसके बाद आती है। एंड निगेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में जो है ये आपका जो जनरली जो है सब्जेक्ट के बाद आती है। अफर्मेटिव साधारण सेंटेंस मैंने आपको बताया था। अफर्मेटिव का मतलब होता है अफर्मेटिव, पॉजिटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस। तो अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो इसका यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट और बिटवीन क्वेश्चन वर्ड, और इसको जो है सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड के बीच में रखा जाता है। एंड सब्जेक्ट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड के बीच में रखा जाता है हेल्पिंग वर्ब को। आपको टेंस का भी इसमें चैप्टर है बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आता है। फिर भी रिवीजन होता रहेगा, मैं आपको इसमें भी जो है टेंस का रिवीजन आपको करवाती रहूँगी, सो दैट आप कोई मिस्टेक ना करें। तो समझ गए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है कि जो साधारण सेंटेंस होते हैं और निगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें जस्ट ये सब्जेक्ट के बाद में यूज़ की जाती है, और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में ये सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड के बीच में इसको यूज़ किया जाता है। अब जैसे टेंस, आपको मालूम है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस एंड एवरी टेंस हैज़ 4 पार्ट्स। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर ऑल टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट टेंस। ये इस तरह से आपको बता देना कि इंडेफिनिट मिलाकर मेन जो टाइप होती हैं वो तो होती है आपकी क्या कहते हैं प्रेजेंट जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 टाइप्स के टेंस हो गए, और उसके बाद में 4 टाइप्स कौन सी हो गई, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब हम इनको चारों के साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑफ ए टेंस हम लोगों को मिल जाएंगे, है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चों देखो इन्होंने कहा हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू, डज होती है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड होती है। फ्यूचर में विल होती है या शैल होती है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट में हैज़, हैव, हैड। इनका अलग अलग यूज़ करते हैं बच्चों, आपको मालूम ही है, और आप थोड़ा सा अब समझ जाएंगे। ठीक है। जैसे जैसे हम इसको करते चले जाएंगे आपको अच्छी तरह से आ जाएगी। अब आता है सेकंड, आता है मॉडल ऑक्सिलरी। क्या होता है आपको ये भी याद है। These are also placed after subject in affirmative and negative sentence. इनको भी जो है मॉडल ऑक्सिलरी को भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के जस्ट आफ्टर रखा जाता है, बिल्कुल उसके बाद में। मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल ऑक्सिलरीज आर। अब जो मॉडल ऑक्सिलरीज देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, ought to, should, etc. अब ये तो चीज़ें आपको बच्चों याद आ गई होंगी कि मैंने पहले भी बताया था कि हमने एक पार्ट किया था ग्रामर का इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें कैन का कुड कर दिया जाता है, मे का माइट कर दिया जाता है, शैल का शुड, विल का वुड, ये सब उसमें कर दिया जाता है। तो ये सारी जो है, अब इसमें देखिए ये ought to मैंने आपको ये भी बताई थी, तो ये सारी जो है ये मॉडल ऑक्सिलरीज कही जाती है, इनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं बच्चों। अब आता है subject. It is main part of a sentence that is generally found at the starting of sentence. यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो जनरली जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमको मिल जाता है सब्जेक्ट। ठीक है। आपको मालूम है सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। इट जनरली परफॉर्म्स an act or sometimes it is discussed in the sentence। और कभी क्या होता है कि it is generally performs an act और sometimes it is discussed in the sentence,
और कभी कभी क्या होता है कि ये जो है जनरली जो एक परफॉर्म करता है, एक्ट की तरह एक परफॉर्म करता है सब्जेक्ट, यानी परफॉर्म करना यानी कि वर्क करना। अब कोई भी काम होता है वो सब्जेक्ट के थ्रू ही तो होगा, और कभी कभी ये सेंटेंस में इसके बारे में डिस्कस भी किया जाता है। सिंपली बात है कि जो मेन जो सब्जेक्ट होता है यानी कि कर्ता, जिसके द्वारा कोई भी काम किया जाता है, कोई भी एक्ट किया जाता है, कोई भी एक्शन किया जाता है और जिस पर डिस्कशन किया जाता है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। जनरली आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट अब है, सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रनाउन, और सब्जेक्ट जो है नाउन और प्रनाउन हो सकते हैं, ये तो हमें मालूम ही है। सुरेश इज़ गोइंग टू मार्केट, ये इन नहीं है बच्चों, मिस प्रिंट है, इज़ है ना, ये गलती हो गई है सेंटेंस में, मैं इसको राइट कर देती हूँ बच्चों, ये इन इज़ है, क्योंकि इन एकदम से प्रपोजिशन कैसे आ जाएगा, यानी कि सुरेश इज़ गोइंग टू मार्केट, रवीश थैंक्स मिस्टर दिनेश फॉर हेल्प, विकास इन एन इंटेलिजेंट बॉय, ये भी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इज़ है। मीता लुक्स सैड टुडे, है ना, अभी विकास का भी मैं बच्चों सही कर देती हूँ, विकास इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो सब्जेक्ट के बारे में आपको पता ही चल गया कि इनको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब आता है फोर्थ, प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी। सब्जेक्ट comes at the starting of the sentence while helping verb or modal auxiliary comes after subject। यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो तो एक सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब के और मॉडल ऑक्सिलरी से के स्टार्टिंग में आते हैं, और जबकि मॉडल ऑक्सिलरी और कम्स आफ्टर सब्जेक्ट, है ना, जबकि हेल्पिंग वर्ब और जो मॉडल ऑक्सिलरी है ये सब्जेक्ट के बाद आती है। यानी कि किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वो सब्जेक्ट के बाद आती है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल, शी इज़ गोइंग टू मार्केट, यमी एंड बुद्धा हैव लॉस्ट देयर मनी, दे विल ज्वाइन इंडियन आर्मी, आई कैन डू दिस वर्क अलोन। ठीक है ना, तो ये देखिए, शी, यमी एंड बुद्धा, दे एंड आई आर सब्जेक्ट, वाइल इज, हैव, विल एंड कैन आर हेल्पिंग मॉडल ऑक्सिलरी। समझ गए ना, तो ये स्टार्टिंग में ये सारी जो हैं हमारे स्टार्टिंग में जो सब ये हैं बच्चों, ये जो देखिए ये शी, यमी, दे, गान, तो ये सारे बच्चों ये तो सब्जेक्ट हो गए, जो मैंने अंडरलाइन करें ये तो सब्जेक्ट हो गए बच्चों। और ये जो है ये सारी देखिए, ये इज़ हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, और कैन जो है मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। ठीक है ना, तो ये सारी जो हैं आपकी ये रूल्स इम्पॉर्टेंट बताए हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, क्या मतलब एक क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे कि व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब, व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब, verbs, what is subject, what are the place of subject and helping verb in a sentence। तो ये 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। ठीक है ना, एक मतलब फ्रेमिंग क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने से पहले। ठीक है, अब आते हैं हम हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन, मास्टर रूल्स। अब एक क्वेश्चंस को हम कैसे फ्रेम करेंगे, यानी कि कैसे क्वेश्चन का हम कैसे निर्माण करेंगे, अब इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मॉडल वो जो पीछे बेसिक रूल्स थे, अब देखिए, द बेसिक रूल ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन इज़ टू अल्टरनेट द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। यानी कि जो बेसिक रूल है क्वेश्चन फ्रेम करने का, यानी कि उसमें क्या करना है, हमें जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन है अल्टरनेट कर देनी है, यानी कि अदल बदल कर देनी है। समझ गए, जो मेन रूल है फ्रेमिंग क्वेश्चन का, उसका मेन जो हमारा हम कैसे करेंगे इसको, कि जो हमारी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन होती है उसको चेंज कर देना, उसकी अदला बदली कर देना। डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस। और ये कहते हैं कि जो हमेशा क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये होता है कि लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहला मास्टर रूल तो क्या बता दिया उन्होंने कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को चेंज कर देना, आगे पीछे कर देना, अदला बदली कर देना, इनकी जो पोजीशन है, प्लेस जो है उसको चेंज कर देना। और दूसरा, क्योंकि जब क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब ही होता है टू आस्क क्वेश्चन, और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे देखिए, अब ये कैसे कह रहे हैं कि सेंटेंस, देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल है शी इज़ डूइंग हर वर्क, ठीक है ना। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अब ये लिखे, देखिए शी तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया, और अब ये डूइंग हर वर्क ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, यानी कि जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है इसको हम सबसे पहले रख देंगे, इन्होंने रख दिया जैसे इज़ शी डूइंग हर वर्क, क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहला हम रख देंगे, यानी कि इस सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड मार्क बनाने के लिए, क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्लेस चेंज कर देते हैं ना, सेंटेंस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस चेंज करना है यहाँ पे, तो हम इसको सबसे पहले ले आएंगे। और देखिए इसको हमने शी से हटा के इसको यहाँ पहले रख दिया, इज़ शी डूइंग हर वर्क, यानी कि इसका मतलब तो ये था कि वह अपना काम कर रही है। अब जब हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठाकर यहाँ रख दी तो इसका मतलब हो गया कि क्या वह अपना काम कर रही है। अब यानी कि क्या आ गया शुरू में कि क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अब ये तो सीधा सा आंसर था कि वो अपना काम कर रही है, अब इसमें सीधा सा क्वेश्चन एराइज हो गया कि क्या वह अपना काम कर रही है। और ऐसे सेंटेंस का जो आंसर है हम यस और नो में दे सकते हैं, अगर कर रही है तो हम बोलेंगे यस, और नहीं कर रही है तो नो। कुछ याद आया बच्चों, टेंस में मैंने पहले ये बताई थी आपको चीज़ें। इन द एबव सेंटेंस द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट शी इज़ हेल्पिंग वर्ब इज़ हैव बीन चेंज्ड। अब यानी कि जो इनकी पोजीशन है बच्चों, शी और यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन है वो यहाँ पर चेंज हो गई, यहाँ इज़ पहले आ गया है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन बन गया। आपको ये इसमें मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर भी करती चलती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 रूल्स बताए थे स्टूडेंट्स। एक तो वो सेंटेंस जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और एक दूसरे वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और इनका मतलब ये बताता है कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लाइक दिस सेंटेंस, इस तरह के एग्जाम्पल में उनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस बच्चों, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, उनका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। अब जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो गया, तो आप इसका आंसर यस और नो में तो दे नहीं सकते बच्चों। इसका आंसर आप कैसे देंगे, ये आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ, आई एम प्लेइंग, आई एम स्लीपिंग, है ना। तो इसका आंसर तो आपको एक सेंटेंस में देना होगा। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड क्वेश्चन वर्ब, है ना। तो ये चीज़ आपको इसलिए हैंड टू हैंड बताती चलती हूँ, थोड़ा सा आपको याद आ जाए, आपने उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप लोगों ने पढ़ाई है, तो समझ गए। यानी कि इसे सिंपल तरीका बताया उन्होंने कि एक सिंपल सेंटेंस से हम क्वेश्चन फ्रेम को कैसे बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन फ्रेम में उस सेंटेंस को का निर्माण कैसे करते हैं। तो ये तो सिंपल वाला आ गया जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और इनका मतलब हिंदी में क्या आता है, शुरू में क्या। इसका बच्चों इनका जो आंसर जो शुरू होता है वो होता है क्या, कि क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम सो रहे हो। ऐसे सेंटेंस का आंसर हम यस और नो में दे देते हैं। लेकिन जबकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और इससे पहले बच्चों रूल बताया था कि इसी से पहले जो है क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। यदि इसी सेंटेंस को मैं बनाऊं कि आप वह अपना काम कर रही है, क्या वह अपना काम कर रही है, मतलब हाउ, वह अपना काम कैसे कर रही है। अगर मैं सेंटेंस बना दूँ उसको, वह अपना काम कैसे कर रही है, तो बस इससे पहले हमने बताया रूल मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिए थे। अब इससे पहले इससे पहले हाउ आ जाएगा, हाउ इज़ शी डूइंग हर वर्क, यानी कि इस हेल्पिंग वर्क को जब हम किसी भी साधारण सेंटेंस को क्वेश्चन फ्रेम में बनाएंगे तो हमारा रूल वही रहेगा, सबसे पहले वाली हेल्पिंग वर्क को हम सबसे पहले सब्जेक्ट से पीछे रख देंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, और सब्जेक्ट से पहले रखने के बाद हम जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको रख देते हैं, और आपका सही फ्रेम में क्वेश्चन जो सेंटेंस है उसका फ्रेम हो जाएगा, यानी कि उसका निर्माण हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये है आपका सिंपल रूल बताया था बच्चों कि आप जो है सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी बच्चों क्वेरी है, कोई आपको पूछना है तो मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो मैंने आपको बताया, जो भी मैंने डिस्कस किया कि विदाउट क्वेश्चन वर्ड और विद क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें क्या है, विदाउट क्वेश्चन वर्ड, when there is no need of question word to frame a question, then we need to simply put helping verb before the subject to put a question mark at the end of a sentence। यानी कि जब हमें किसी भी क्वेश्चन की जब हमें क्वेश्चन वर्ड्स की कोई आवश्यकता नहीं होती, तब हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देते हैं, सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं और एक लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, है ना। हमें इसमें क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को समझ गए ना आप, अलग अलग चीज़ें हैं। विद क्वेश्चन वर्ड, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड इज यूज स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, रेस्ट इन्फॉर्मेशन रूल्स रिमेन सेम। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड का यानी कि बनाने के लिए हम किसी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, और जो कि जानकारी देने के लिए होता है, कुछ भी पूछने के लिए होता है, लेने के लिए होता है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, तो वो हम हेल्पिंग वर्ब से पहले रख देते हैं, जो अभी मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको टॉपिक में क्लियर करी है। अब इसमें नोट में क्या लिखा है, लेट अस डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन विद एंड विदाउट क्वेश्चन वर्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब ये वो चीज़ बताने जा रहे हैं कि हमें एक टेंस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन वर्ड का यानी कि फ्रेम क्वेश्चन जो हमारा मेन टॉपिक है उसका निर्माण हम कैसे करेंगे। अब इससे पहले तो ये जो जितनी सारी चीज़ें थी स्टूडेंट्स, आपको एक जर्नली इन्होंने बता दी है कि हम जो है जर्नली ही क्वेश्चन सेंटेंस को क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे लाएंगे, हम उसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव फॉर्म के सेंटेंस कितने प्रकार से बनते हैं, ये सारी चीज़ अब इसमें आपको मैंने अब बेसिक जो रूल था वो आपको बता दिया है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है अब आना कि द क्वेश्चन, यानी कि अब हम जो है विदाउट क्वेश्चन वर्ड और विद क्वेश्चन वर्ड अब क्वेश्चन को फ्रेम करना कैसे करेंगे, अब वो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं। एक बार और मैं बच्चों रिपीट कर देती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि आप अच्छी तरह से समझिए कि क्वेश्चन फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और 8 मार्क्स का है। सबसे बड़ी बात है 8 मार्क्स के सेंटेंस आएंगे इसमें, कि क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए हमें 4 बेसिक रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी बच्चों, जितनी भी बी की फॉर्म्स होती हैं, आपको याद है मैंने बी की फॉर्म्स बताई थी, इसको हम बी की फॉर्म्स बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब में, इसको बी की फॉर्म्स भी बोलते हैं। आपने ग्रामर के सेंटेंस देखे होंगे बच्चों, तो उसमें जो है कई बार ऐसा है बी लिखा रहता है और सेंटेंस में आपको इनकी फॉर्म यानी कि इस, आर, एम, वॉज, वर जो है ये सारी चीज़ें अपने आप इसमें से जो वर्ब सूट करती है वो आपको करनी होती है। मॉडल ऑक्सिलरी, ये जितने सारे हैं, कैन, कुड, ये सारी इनको मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में आपको पता है कि ये जो है जनरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आती है और मॉडल ऑक्सिलरी का भी वर्ब का यूज़ हम सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं। फिर इसके बाद में इन्होंने कि हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन, आप कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। अब क्वेश्चन सेंटेंस दे रखा है शी इज़ डूइंग हर वर्क, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों कि जैसे है हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देंगे और उसके बाद में हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये तो सिंपल तरीके का, और इसका आंसर जो है क्वेश्चन जो पुटअप होता है हमेशा वो क्या में होता है, और जो सब्जेक्ट के जो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो मैं चीज़ आपको बता रही विद क्वेश्चन वर्ड, इसमें यानी कि जो है हेल्पिंग वर्ब से पहले जो क्वेश्चन वर्ड रखा जाता है उसको हम यानी कि क्वेश्चन वर्ड की क्या उसका आंसर हम जो है सेंटेंस में दे देते हैं, उसका आंसर बच्चों हम यस और नो में नहीं देते। ठीक है, तो ये देखो बच्चों आपका जो जनरली रूल्स है मैंने वो आपको बताए हैं।
कि फ्रेम क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करते हैं आप, हम जो क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव फॉर्म के क्या रूल्स हैं, हम उसको कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों मैंने आज आपको बेसिक रूल बताए हैं, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। अब हम जब अपना मेन टॉपिक शुरू करेंगे कि हम फ्रेम क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करेंगे बच्चों, तो वो चीज़ें अब नेक्स्ट उसमें मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि एक साथ चीज़ें अगर हम लेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप जो हैं बच्चों, पहले जो मैंने आपको बताई है वीडियो को देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए। मैंने इसको बिल्कुल जो भी आपको पढ़ाया है ऐसा नहीं आपको दिखाई दे रहा, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। तो बच्चों कोई मिस्टेक नहीं करनी है। पहले आप इन 2 पेजेस को, मैंने आपको केवल चैप्टर नंबर 2 के 2 ही पेजेस सब पार्ट को एलोबरेट करे हैं, तो उसको पहले आप समझिए। उसके बाद में ही मैं आपको हमारा जो मेन टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चंस, वो मैं स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में करूँगी और आपको समझाऊंगी, क्योंकि आप जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो आपको और आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाएं। तो बच्चों अब कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो वो बच्चों मेरे से आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आप इसको ध्यान में रखिए और इसको करिएगा। कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन बुक को देखकर ही आप सबको पढ़ना है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।